Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 6 सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और टेक्स्ट बुक में आंसर्स की मार्किंग करेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर 1, Ashmaka is the name in dash language. The answer is Sanskrit. Second, the capital of Kashi Mahajanapada was dash. Answer is Varanasi. Third, Gautam Buddha was born in dash to Lumbini. And fourth, the river dash was the natural boundary between Uttara Panchala and Dakshina Panchala. The answer is Bhagirathi. फिर बी है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो इसमें इनकरेक्ट जो है वो मत्स्या है जिसका मथुरा लिखा था, जबकि जवाब विराट नगर है। सेकेंड है चूज द करेक्ट रीजन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो पहला है एक ही है एक्चुअली, गौतम बुद्धा ट्रैवल्ड कंटिन्यूसली फॉर 45 ईयर्स। गौतम बुद्धा 45 सालों तक कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहे। क्यों? टू प्रीच धम्मा, ताकि लोगों को धम्मा सिखा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। ये मैप में थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैन रिलीजन पंच महाअवतार्स में पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। तो पार्श्वनाथ ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ट्रूथ सत्य, नॉन स्टीलिंग अस्त्या यानी चोरी नहीं करना, नॉन पोजेशन यानी प्रॉपर्टी वगैरह जमा करने के चक्कर में नहीं पड़ना, अपिग्रह, और वर्धमान महावीर हैज गिवन ब्रह्मचार्य। अगला है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन, गिव रीजन है। नंबर 1, राइज ऑफ महाजनापदास केम इनटू बीइंग। महाजनापदास की शुरुआत हुई, पेज नंबर 38 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 38 पे चलते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। ये वाला जो पैराग्राफ है वो आपको लिखना है, ये जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं। बाय 600 BCE 16 महाजनापदास वर एस्टेब्लिश इन इंडिया। 600 BCE तक 600 BCE तक 16 महाजनापदास जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू मगध, जो नॉर्थ वेस्ट से मगध में फैले हुए थे। कॉन्करिंग अदर जनापदास एंड एनेक्सिंग देयर टेरिटरी, दूसरे जनापदास पे कब्जा करना और उनको अपने कब्जे में कर लेना, उन पे हमला करके। परमानेंटली टू वंस ओन, इस तरह से वो दूसरी टेरिटरीज को भी अपने कब्जे में करते थे। बिकेम अ रेगुलर प्रैक्टिस इन द टाइम्स ऑफ महाजनापदास, उस जमाने में ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया कि एक जनापदा दूसरे जनापदा पे कब्जा करता था, तो एक रेगुलर प्रैक्टिस थी। अल्टीमेटली दिस कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ अ लार्ज एम्पायर लाइक मगध। अब ये क्या हुआ कि एक जनापदा दूसरे पे कब्जा करता गया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो एक बड़ा एम्पायर बन गया, जैसे मगध का नाम हमने सुना ही है। एंशियंट इंडिया वंस अगेन विटनेस द राइज ऑफ सिटीज, जिसमें नए नए शहरों का राइज हुआ। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फोर्थ का सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन बिगिन इन एंशियंट इंडिया। सेकेंड अर्बनाइजेशन का प्रोसेस एंशियंट इंडिया में शुरू हुआ। पेज नंबर 40 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 40 पे चलते हैं। यहाँ पे आप जो ब्लू में हाईलाइटेड देख रहे हैं, बस वही लिखना है जो मैंने हाईलाइट किया है। द जनापदास विथ डेफिनिट जोग्राफिक बॉर्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर एस्टेब्लिश रफली अराउंड 1000 BCE, यानी एक सही जोग्राफिकल बॉर्डर और सही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाले जो जनापदास थे वो रफली 1000 BCE के करीब एस्टेब्लिश हुए। इट रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ 16 महाजनापदास फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, स्ट्रेचिंग टू द बैंक्स ऑफ गोदावरी इन द साउथ, जिसकी वजह से 16 महाजनापदास बने जो अफगानिस्तान, बंगाल से लेकर गोदावरी, साउथ में गोदावरी तक फैले हुए थे। द कैपिटल सिटीज ऑफ द महाजनापदास एंड सम अदर सिटीज, महाजनापदा के कैपिटल और कुछ दूसरे शहर विच फ्लरिश्ड, जो बहुत फूले फले, बिकॉज ऑफ प्रोस्पेरिंग ट्रेड, क्योंकि वहाँ अच्छी ट्रेड होती थी। वंस अगेन ब्रॉट द एज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में अर्बनाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ सिटीज का जो जमाना था वो फिर से शुरू कर दिया। इट इज नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन, इसी को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। फिर बाय द 6th century BCE these and a few other cities
हैड बिकम वेरी प्रस्पेरस। ये और कुछ दूसरी सिटीज जो है वो बहुत प्रस्पेरस हुई, सक्सेसफुल हुई 6th सेंचुरी BCE में। चलिए नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप प्रॉपर मार्किंग भी करते चलिए, मैं आंसर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड इज वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। पेज नंबर 45 एंड 46 पे इसका आंसर है। देखिए आपको ये जो ब्लू में हाईलाइटेड दिख रहा है, आपको सिर्फ यही लिखना है। तो ये मैं पढ़ता हूँ आंसर। अमंग द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स के स्ट्रीम्स या रीजन्स या रिलीजन्स थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अट्रैक्टेड टू द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध। अब बहुत सारे में से बहुत सारे ज्यादा लोग जो थे वो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा की टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए। देयर टीचिंग शोड द वे टू ओवरकम द डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। उनकी जो टीचिंग थी वो समाज के भेदभाव से निकलना सिखाती थी। रिजल्टेड फ्रॉम द वार्ना एंड कास्ट सिस्टम, जो कि जात पात के सिस्टम की वजह से एग्जिस्ट हुआ था। इस तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जात पात में नहीं मानता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर आप ये वाली लाइन लिखिएगा, एट द एज ऑफ 42। यहाँ पे बच्चों ये जो ही लिखा है, इस ही की जगह आपको लिखना है वर्धमान महावीर। तो एट द एज ऑफ 42 वर्धमान महावीर अटेंड एब्सोल्यूट नॉलेज, उनको एब्सोल्यूट नॉलेज मिली जिन्हें केवल ज्ञान कहते हैं। देयर आफ्टर पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज केवली, जिना एंड महावीरा। अब जब उन्हें एब्सोल्यूट नॉलेज मिला तो लोग उन्हें केवली, जिना या महावीरा के नाम से जानने लगे। फिर एक ये पॉइंट ऐड कीजिएगा, यहाँ पे ही की जगह लिखना है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35। उनको 35 साल की उम्र में एनलाइटमेंट हुआ। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, तथागत एंड ऑल्सो एज शाक्यामुनि, ये नाम से वो जाने लगे। चलिए ये आपका 4 का थर्ड हो गया। 5th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। नंबर 1 नास्तिक दर्शन, पेज नंबर 45। देखिए यहां पर आपको जो येलो में दिख रहा है ये वाला आंसर आपको लिखना है। बोथ द जैन एंड द बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आर कंसिडर्ड एज द नास्तिक स्कूल, क्योंकि ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे, नास्तिक थे। तो इनके जो स्कूल है, स्कूल मतलब यहाँ पे आइडियोलॉजी, इनकी जो थॉट्स थी, आइडियोलॉजी थी, उनको नास्तिक कहा जाता है। बोथ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द वैदिक रिचुअल। दोनों ही धर्म यानी जैन और बुद्धिस्ट दोनों ने ही वेद या वैदिक रिचुअल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बोथ द स्कूल्स हैड फॉलोअर्स इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम ऑल स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। दोनों के ही अंदर बहुत सारे फॉलोअर्स, ऑल स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी मतलब समाज के हर सेक्शन, स्ट्राटा मतलब सेक्शन, हर सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट जाते हैं 5th का। सेकंड इज द 8-fold पाथ प्रीच्ड बाय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो 8-fold पाथ बताया वो पेज नंबर 46 पे। देखिए येलो में, गौतम बुद्ध एक्सप्लेन द 8-fold पाथ बाय इंक्लूडिंग नंबर 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट नथिंग हैपेंस अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द नेचर। कोई भी चीज नेचर के रूल के अगेंस्ट इस दुनिया में नहीं होती है। सेकंड सम्यक संकल्प यानी राइट डिटर्मिनेशन, आपका डिटर्मिनेशन सही होना चाहिए। थर्ड सम्यक वाच और वच यानी कि वचन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं राइट स्पीच, जो भी बोलो सही बोलो, अच्छा बोलो। फोर्थ सम्यक कर्मंत यानी कि राइट बिहेव, सही कर्म करो, राइट बिहेवियर। फिफ्थ सम्यक अजीवया यानी लिवलीहुड बाय राइट मीन्स यानी सही तरीके से जिंदगी जियो। सम्यक व्यायाम यानी कॉन्शियस अवॉइडेंस ऑफ ऑफेंसिव थिंग्स, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाए, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, उसको अवॉइड करना, व्यायाम। 7 सम्यक स्मृति यानी वॉचफुलनेस एंड मेमोरी ऑफ राइट थिंग्स, अच्छी चीजों को याद रखना। और 8 सम्यक समाधि यानी कि एस्टेब्लिशिंग द माइंड फर्मली इन इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है कामनेस, अपने दिमाग को शांत रखना। और इक्वानिमिटी का एक मीनिंग याद दिया, स्टेट बियॉन्ड प्लेजर एंड सॉरो, यानी खुशी हुई तो भी शांत है, गम है तो भी शांत है, हर हाल में हम शांत है, काम है, इक्वानिमिटी हमारे अंदर है। ये 8 जो है वो गौतम बुद्ध के पाथ थे, 8-fold पाथ जिसे कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द महाजनापदास। हमें महाजनापदास के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझाना है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट है। टर्म्स शोइंग टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सेकेंड किंग्स इंस्टॉलेशन, थर्ड अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड फोर्थ डिसीजन मेकिंग। ये चारों का ही आंसर पेज नंबर 43 पे है। तो आइए पेज नंबर 43 पे चलते हैं। यहां से सबसे पहले आपको 6 के ए का मिलेगा। तो स्टेट्स के नाम है
राज्य, स्वराज्य, बहुज्य, वैराज्य, महाराज्य, साम्राज्य एंड परमेष्ठ्या, ये सारे नाम हैं। उसके बाद बी यहाँ से लिखेंगे 6 का बी, इंस्टॉलेशन के बारे में था राजा के, तो उसमें ये लिखना है। अ राजा वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ क्षत्रिय एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स अ ब्राह्मण वॉज एक्सपेक्टेड टू रिफ्रेन मतलब टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ अ राजा। मतलब राजा हमेशा क्षत्रिय ही होगा और ब्राह्मण जो है वो राजा नहीं बनेगा, वो अपने आप को रिफ्रेन रखेगा, दूर रखेगा इस पोजीशन से। फिर ये पॉइंट लिखिए, द पोजीशन ऑफ राजा वॉज जनरली बिक्वेटेड ऑन द सन ऑफ द रूलिंग किंग आफ्टर हिम। बिक्वेटेड का मतलब होता है हेरिडिटरी, मतलब कि राजा के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा। हावेवर एट टाइम्स अ किंग वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन कभी कभी लोग भी राजा को चुनते थे। तो ये 6 का बी हो गया। अब 6 का सी यहाँ से लिखिए, द कोरोनेशन ऑफ अ किंग। कोरोनेशन का मतलब होता है राजा को ताज वगैरह जो पहनाते हैं, वो जो सेरेमनी होती है, यानी राजा को जब राज तिलक करना हम कह सकते हैं, या जिस दिन उसको मुकुट वगैरह ताज वगैरह पहनाया जाता है, ताज पोशी कहते हैं, वो उसको कहते हैं इंग्लिश में कोरोनेशन। तो द कोरोनेशन ऑफ अ किंग प्रिंसिपली गेव हिम एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज सब्जेक्ट। अगर एक बार राजा ने ताज पहन लिया, यानी वो राजा घोषित हो गया, तो अब वो प्रजा के ऊपर पूरी तरह से उसका अधिकार हो गया। He was the one to decide the amount of taxes to be collected from them. किससे कितना टैक्स लेना है राजा डिसाइड करेगा। He was the ultimate lord of all the land in his kingdom. जितनी भी जमीन उसके किंगडम में आती है सबका मालिक राजा होगा। And so he could donate any portion of that land according to his wish. तो वो जिसे चाहे उसे अपनी मर्जी से उस जमीन का कोई भी हिस्सा डोनेट भी कर सकता है। Nevertheless his power was not totally unrestricted. हम ये कह सकते हैं कि उसके पावर पे कोई भी रोक टोक नहीं था। और फिर जो 4th है वो ये ग्रीन में अंडरलाइन है, वो लिखिएगा, द किंग मेड हिज डिसीजन बाय सीकिंग एडवाइस फ्रॉम हिज ऑफिशियल्स सच एज पुरोहित, सेनानी, अमत्या, ग्रामीणी एक्सेट्रा। मतलब राजा जो भी फैसला करता था वो अपने ऑफिसर्स यानी कि इन लोगों से एडवाइस लेके करता था। बिसाइड्स देयर वॉज एन असेंबली ऑफ पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। हर क्लास के लोगों की असेंबली भी होती थी, वो भी राजा को अपनी ओपिनियन देते थे। व्हेन इट असेंबल, जब ये असेंबली जुड़ती थी या आती थी या असेंबल होती थी, एवरीबडी प्रेजेंट देयर कुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता था। मतलब एक तरह से जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। देयर वर इंस्टेंसेस यानी देयर वर एग्जाम्पल्स व्हेन पीपल्स असेंबलीज मेड अ किंग स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन। ऐसे भी एग्जाम्पल हुए कि जब लोगों की असेंबली ने पास किया अब एक रूल को जिसके अकॉर्डिंगली राजा को अपना गद्दी भी, अपना तख्त भी, अपना थ्रोन भी छोड़ना पड़ा। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग कंप्लीट हुई और मैंने आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।